नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, आप अपने खेतों से अधिक उपज लेने के लिए, अधिक मुनाफा लेने के लिए नित नए प्रयोग करते रहते हैं। जैसे आप करते हैं वैसे ही आपके आसपास के किसान भाई भी नित नए प्रयोग करते हैं अपनी खेती किसानी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए। आपके इन प्रयोगों को हम सराहते हैं, इसीलिए तो आपकी तुलना हम कृषि वैज्ञानिकों की तरह करते हैं और आपके इन प्रयासों को अपने कार्यक्रम में लगातार समय समय पर दिखाने का प्रयास भी करते हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम मिलवा रहे हैं अपने दो सफल किसानों से, जिनसे हम आपको मिलवाते हैं और सुनवाते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो चलिए मिलते हैं अपने सफल किसान से, जो कि पहले हैं। यह है ब्रज किशोर राठी, ग्राम गोबरहेला, जिला विदिशा से। नमस्कार, स्वागत है आपका। और जो दूसरे हमारे किसान भाई हैं वो हैं भगवान सिंह नरवैया, ग्राम कछुआ, जिला विदिशा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राठी साहब, आप हमें बताइए कि मिट्टी परीक्षण अगर आप करवाते हैं तो किसान भाइयों को ये बताइए कि आप वो क्यों करवाते हैं, उसके फायदे क्या है। मिट्टी परीक्षण करवाने में किसान भाई जो है, आपकी खेती की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, उसके लिए जो है आपको कौन कौन से जो है तत्वों की आपकी भूमि में कमी आ गई है, जिससे आप लोग ये समझते हैं कि केवल डीएपी और यूरिया डालने से ही पूर्ति होती है। ऐसा नहीं है। अगर इसके अलावा आप जो है जिंक है, मैग्नीशियम है और बोरोन है, ये सब चीज़ों का पता चल जाता है और कितनी खाद आपको डालना है, किस समय पे डालना है। ऐसा नहीं कि एक जो है इकट्ठा आपका डीएपी डाल दिया और काम हो गया। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। नरवैया साहब, आप ही बताइए कि आप अपने खेतों में बीजोपचार करवाते होंगे, तो बीजोपचार का क्या महत्व है, क्यों करवाना चाहिए किसान भाइयों को। बीज उपचार एक कब्ज की तरह है। जैसे पुराने ज़माने में सैनिक भी युद्ध लड़ने जाते थे तो वो कब्ज पहनते थे, इसी तरह बीज उपचार करते तो वो बीज के ऊपर एक कब्ज हो जाता है, जिससे जो अनावश्यक तत्व हैं, जो बीज को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु हैं, वे जिनसे बीज की रक्षा होती है और बीज पूर्ण तरह सुरक्षित होकर अच्छी मात्रा में अंकुरित हो जाता है। हाँ जी, राठी साहब, ये आप बताएं कि जैसे कि नरवैया साहब ने बताया कि बीजोपचार करवाना बहुत ज़रूरी है, तो क्या भूमि का उपचार भी करवा दिया जाता है। भूमि का उपचार भी जो है करवाना चाहिए। और भूमि उपचार के लिए आपका भूमि की जो है, कितनी आपकी जो है भूमि में कैपेसिटी है, हाँ जी, है, उस हिसाब से आपको जो है सही मात्रा में उसको जो है समय समय पर खाद और मतलब ये पोषण तत्व जो है वो देते रहना चाहिए। अच्छा जी। जी नरवैया साहब, जैसे कि हम जानते हैं कि आप लोग जैविक खेती करते हैं, तो जैविक खेती से एक थोड़ी कहीं ना कहीं भ्रांति है कि उससे उपज कम होती है, तो क्या उपज कम होती है या बढ़ावा मिलता है। नहीं मैडम जी, जो जैविक खेती है वो रासायनिक की तुलना में थोड़ी उपज कम मिलती है, लेकिन उसको मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो वो औसतन बराबर पहुंच जाती है। लेकिन 1-2 साल जैविक खेती करने के बाद मतलब जो रासायनिक खेती से भी अच्छी बेहतर खेती जैविक हो सकती है। हाँ जी, राठी साहब, आप ये बताएं कि आपने अपने खेतों में जैविक खेती को अपनाया है, उससे अपनी उपज ली है, तो कैसे आपके मन में ये ख्याल आया। जैविक खेती क्यों ना, एक अगर कोई कैंसर पीड़ित होता है जी, तो उसे कितनी दवाइयाँ देना पड़ती हैं, एक किसान की ज़मीन तक बेचने का नंबर आ जाता है। हाँ जी, क्यों ना अपन जो है थोड़ी सी अपने पास जितनी ज़मीन है उसका एक हिस्सा में जैविक खेती करें। उससे जैविक में जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर के लिए जो भी तत्व चाहिए वो मिलेंगे। दूसरी जो है जैविक डीएपी, यूरिया और आपका जो जहर पेट में जा रहा है वो जाना जो है बंद हो जाएगा। नरवैया साहब, आपने भी क्या जैविक खेती की है, और जो जैविक प्लांट है वो आपने लगाया हुआ है अपने खेतों में। हाँ, जैविक प्लांट में हमने एक वो केंचुआ खाद का प्लांट लगाया है और उससे बहुत बढ़िया खाद मिलती है जी, और केंचुआ खाद के डालने से अपने रासायनिक खादों से कहीं बेहतर केंचुआ खाद से फसल के लाने ऊर्जा मिलती है। लागत तो कम आती ही है। लागत तो कम आती हाँ ही जी, है। जी जी जी। आप मुझे राठी साहब ये बताएं कि जैसे कि आप बीज बोते हैं, तो क्या वो प्रमाणित बीज होता है, और अगर प्रमाणित बीज होता है तो उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है।
प्रमाणित बीज, एक तो उसकी उगने की क्षमता अच्छी रहती है। हाँ जी। दूसरा, हमें ये मालूम भी चलना चाहिए कि ये प्रमाणित बीज है या नहीं है। अच्छा। तो उसके लिए जो है, जहाँ से भी हम खरीदते हैं तो टैग लगा होना चाहिए। अच्छा। और वो टैग जो है, आपका सफ़ेद रंग का टैग रहेगा तो फाउंडेशन सीड रहेगा जी। और आपका नीले रंग का टैग रहेगा तो वो जो है आपका सर्टिफाइड सीड रहता है। अच्छा जी, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि नरवई साहब आपने बताया कि आप जैविक खेती उपयोग में लाते हैं, तो क्या जो जैविक खेती है उसमें जो कीट हैं, व्याधियां हैं, जो पतंगे आते हैं या इल्लियां होती हैं, इनसे भी रोकथाम की जा सकती है? जैविक दवाइयों से इनकी रोकथाम की जाती है, बशर्ते वो दवाइयाँ अपन नियम अनुसार अच्छी क्वालिटी की डालें तब। अच्छा जी, तो वो दवाइयाँ आप कहाँ से खुद बनाते हैं या लेकर आते हैं? नहीं, खुद बना तो सकते हैं, लेकिन खुद बनाना बहुत कठिन हो जाता। हर किसान खुद नहीं बना सकता, लेकिन इसकी भी मार्केट में दुकानें हैं जैविक दवाइयों की, उनसे उपलब्ध, हाँ जी। विश्वसनीय दुकानों से उपलब्ध हो जाए। जी, राठी जी आप ये बताएं कि रबी की कौन कौन सी फसलें आप लेते हैं और उनसे कैसे फ़ायदा लेते हैं? रबी की फसल में मैं अपना सोयाबीन हाँ जी। और उड़द, मूंग, अच्छा जी। ये है। मगर 2-3 साल से सोयाबीन की फसल जो कम पैदावार दे रही है, हाँ जी। तो उसके कारण जो है लोग धान की तरफ अच्छा। अपना वो कर रहे हैं पूरा का पूरा प्रयास, हाँ जी। जिससे धान की पैदावार भी बढ़ी है। बाकी अभी जितनी अच्छी क्वालिटी धान की पूसा में जो है, हाँ जी। जो अपना निर्यात हो जी। जाए, उस तरह की नहीं होने पे हमारा मध्य प्रदेश थोड़ा सा जो है, या हमारे गांव भी कहना चाहिए, जी। जब इतनी अच्छी क्वालिटी होने लगेगी तो काफ़ी अच्छे दाम मिलेंगे और किसानों को भरपूर पैदावार के साथ में उनका वो भी होगा, मतलब उन्हें जो है सोयाबीन का लाश उसमें जो है पूर्ति होने लगेगी। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे जो सफल किसान हैं वो अपने खेतों से किस प्रकार से अधिक उपज ले सकते हैं, तो नरवई जी आप ये बताएं कि आप गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए कैसे क्या करते हैं, कौन कौन सी विधियां अपनाते हैं? गेहूं की फसल के अधिक उत्पादन के लिए एक तो भूमि की जुताई नियमित रूप से होनी चाहिए। हाँ जी। और दूसरी चीज़, एक प्रमाणित बीज ही बोने की लिए रखा जाए। तीसरी चीज़ ये है कि अपने कृषि विस्तार अधिकारियों से मिलकर वो किस्म लगाई जाए जो अधिक से अधिक मतलब उपज अपन को दे सके। हाँ जी। जो पुराने रूढ़िवादी बीज हैं उनको ना बो के कृषि अधिकारियों द्वारा बताए गए बीजों का ही चयन करके उसमें लगाएं तो अच्छी से अच्छी उपज अपन को मिल सके। हाँ जी। राठी जी ये बताएं कि गेहूं में भी अगर किसी किसान भाई के पास में पानी कम है, या आपके पास भी कभी ऐसा होता होगा कि सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था नहीं, तो कब और कितना पानी देना चाहिए जिससे किसान भाई अधिक उपज ले सके? ये है कि गेहूं एक
एक तो ये समझ लेना चाहिए कि गेहूं, कौन सा गेहूं आप बो रहे हैं बोने के पहले, हाँ जी। और उसके लिए कितने पानी देना पड़ेंगे। जी। वैसे कम से कम अगर आपके पास में 2 पानी हैं तो आप एक 30 दिन बाद दे देंगे। अच्छा। और एक जो है जब वो गाव की स्थिति में रहेगी, हाँ जी। जब दे देंगे। जी। और अगर आपके पास में 3 पानी हैं, गेहूं की फसल लगभग 120 दिन में आ जाती है, जी। तो आप पहला पानी 25 दिन में दे देंगे, जी। दूसरा पानी जो है 50 दिन में दे देंगे, तीसरा 75 दिन में दे देंगे, हाँ जी। बाकी 1 महीना पहले उसको। तो इस हिसाब से पानी का आप मतलब कम से कम पानी में अधिक पैदावार भी ले सकते हैं। हाँ जी। और ज़्यादा, सबसे बड़ी बात तो जो गेहूं आजकल तो इतने मतलब हमारे वैज्ञानिकों ने और सब तैयार कर दिया है कि आपको कितने, 1 पानी वाला गेहूं तो आप 1 पानी वाला ही बोएं। अच्छा, अगर 1 पानी की क्षमता है मतलब आपको, जितना आपके पास पानी है हाँ। उस हिसाब से आप जो उसकी किस्म है वो बो वो सकते बोना हैं। चाहिए। जी। बस जी। नरवरिया सी, आप मुझे ये बताएं कि आप हरी खाद बनाते हैं तो उसकी विधि क्या है? हरी खाद बनाने के लिए तो विधि एक अच्छी क्वालिटी के एक गड्ढा बनाए जाएं, हाँ जी। और उनमें जो भी अपनी हरी वनस्पतियां हैं जो सूक्ष्म जल्दी से जल्दी पचने वाली, जी। उनको डाल दिया जाए, और थोड़ा गोबर की खाद उन पे मिट्टी जे भरक के और छोड़ दिया जाए, और वो धीरे धीरे पच के हरी खाद बन जाती है। हाँ जी। वो कुछ ही दिनों में आपके खेत में डालने लायक हो जाती है। इस तरीके से हरी खाद बनाने की विधि है। अच्छा जी, तो क्या आप इसका प्रयोग, जैसे आपके पास अगर ज्यादा हो तो क्या दूसरे किसान भाइयों को भी देते हैं आप? नहीं, अभी तो इतनी मात्रा में नहीं बना पाते हैं कि अच्छा दूसरे जी। किसानों को मिल जाए, लेकिन भविष्य में सोच रहे हैं कि इतनी मात्रा में बने कि जी। और पड़ोस के किसान भी इससे लाभान्वित हों। लाभान्वित हो सके। जी। राठी जी, ये बताएं कि ये तो हुई हमारी फसलों की बात, क्या आप उद्यानिकी फसलें भी करते हैं? फल हाँ, फूल भी लगाते हैं, सब्जियां हाँ, भी लगाते हैं? हाँ, उद्यान की फसल में मैंने आंवले लगा रखे हैं। अरे वाह। और आंवले लगभग जो है 100 पेड़ हैं उनके। अच्छा जी। और जिसमें नरेंद्र सेविन है, जी। चकैया है, जी। और 1-2 और प्रजातियों के पौधे हैं उसमें। हाँ जी। कुछ में अमरूद लगे हैं और आम भी लगे हुए हैं। अच्छा। तो आम ये हार्टिकल्चर की तरफ से पचमढ़ी से जो है तरह तरह की जो है वो हैं आपके प्रजाति के पौधे हैं, वो लगे हुए हैं और फसल दे रहे हैं। जी। मगर एक अभी थोड़ा सा जो है वो है कि आंवले का विदिशा, भोपाल, यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट नहीं है। अच्छा। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ट्रेनें चलाई हैं, हाँ जी। उसका हो सकता है आने वाले समय में हमें बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलेगा। हाँ जी। और हमारे यहाँ विदिशा में ट्रेन रुक के, और जहाँ उस आंवले की आवश्यकता होगी जी। वो हम आंवले भेज के ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मुनाफा कमाएंगे। जी। नरवरिया जी, आपके पास भी क्या आम के पेड़ हैं? जी, आम के पेड़ तो थोड़े हैं, लेकिन जामफल के पेड़ अधिक अच्छा, हैं। आपके पास जामफल के पेड़ जामफल बहुत के अच्छे तो हैं। वो जामफल एक बहुत अच्छी वैरायटी भी लगी है, जी। तो उनसे मतलब हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और जामफल की खेती थोड़े दिनों में जामफल फल देने लगते हैं, आम की लंबी अवधि रहती है। जी। तो जामफल से अधिक मुनाफा के लाने जामफल की खेती, और उनके बीच में अपन दूसरी फसलें भी ले सकते हैं। अच्छा ऐसा जी। भी रहता है। आम के नीचे जो फसलें नहीं होती जी। वो जामफल के नीचे हो जाती। अच्छा जी। जी, आम का पेड़ ज्यादा घना होता है तो ज्यादा उसके घना। नीचे आप फसलें नहीं ले सकते होंगे, तो जामफल से अच्छी फसल लेने के लिए उसके अंदर कुछ अलग तकनीक अपनाते हैं? नहीं, जामफल में बहुत आसान सी तरकीबें हैं। आम की फसल लेने में तो बहुत तकनीकें अपनानी पड़ती हैं। जामफल की फसल लेने में कोई विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं है। वो तो एक कहना चाहिए कि प्राकृतिक ऐसी देन है कि वह अपने आप ही केवल लगा भर दो। जी। 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 राठी साहब, आप ये बताएं कि आपके पास में आम के पेड़ हैं और अब जबकि बौर आने का सीजन आने वाला है, तो क्या पहले से कुछ विशेष तकनीक या सामयिक कार्य करने पड़ते हैं उसमें कि अगली फसल अच्छी हो? नहीं मैडम जी, एक बात है, आम की फसल हमारे यहाँ हो जाती है जी। अपना और यहाँ की भूमि में, जी। मगर उसके लिए आप जो है चारों तरफ से उसकी गुड़ाई थाला बना दें। जी। थाला बना के उसमें डीएपी, कुछ ये पोषक तत्व, साथ में थोड़ा थोड़ा पानी जो है ड्रिप सिस्टम भी लगा रखा है मैंने। हाँ जी। तो ड्रिप से जो है आप पानी देते रहें उसको,
तो जो मोहर आएगा वो पूरा का पूरा आपको जो है कुछ प्राकृतिक रूप से झड़ भी जाता है, बाकी कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आजकल किसी तरह की बीमारी लगे हाँ जी। तो आप उस पर जो है अपना स्प्रे भी करना चाहिए। अच्छा हाँ। अच्छा नरवरिया जी, आप ये बताएं कि जैसे आप लोग फल भी लगाते हैं, सब्जियां भी लगाते हैं, साथ में जो जो सीजन की है, चाहे रबी हो खरीफ हो, उसकी फसल भी लेते हैं, लेकिन एक खरपतवार की जो समस्या है वो बहुत आती है, तो उसके लिए क्या करते हैं आप, कैसे निदान करते हैं? अभी तो खरपतवार के लिए जे रासायनिक दवाइयों से ही निदान हो रहा है। अच्छा जी। लेकिन खरपतवार की सही वो है कि उसकी खेत की हर जैसे पहला पानी गिरो उसकी जुताई हो, अच्छा जी। ताकि वो अंकुरण क्षमता उसकी कम होती जाए। जी जी जी। और दूसरी चीज़, जो फसल बोने के बाद खरपतवार नाशक जो दवाई छिड़कते हैं उससे बहुत नुकसान होता है। इससे पहले बीज बोने के पहले की जो खरपतवार नाशक है हाँ वो जी। छिड़क दी जाए तो मतलब जी फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। जी। चलते चलते आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगी कि यूरिया खाद जो है उसको डालने की सही विधि क्या है? मैडम जी, यूरिया डालने के लिए एक तो कम से कम छिड़काव ही सबसे बड़ा है अपने यहाँ। जी, तो हाँ कोई जी। मशीन इतनी डेवलप नहीं हुई है कि हर किसान जो है मशीन से डाले। अच्छा। मगर पानी देने के पहले जी। यूरिया डालना चाहिए, गेहूँ जो भी फसल में डाले। हाँ जी, हाँ जी। और सही मात्रा में डाला जाए। जी। तीसरा, ज़्यादा देर तक यूरिया को पड़ाने, यानी ऐसा कल पानी होगा तो 2 दिन पहले से अपन डाल दें तो वो नहीं डालना चाहिए। अच्छा जी। यूरिया एक्चुअली उड़ भी जाता है। जी। और यूरिया किसान भाई जो है मेरे हिसाब से तो जितनी आवश्यकता उतनी ही डालें, क्योंकि यूरिया जो है जी। आज इतना डाला जा रहा है कि किसान आने वाले समय में उसको कोई सोच नहीं रहे हैं कि यूरिया के क्या परिणाम होंगे। चलिए ठीक, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार किसान भाइयों, ये तो थी हमारी चर्चा हमारे प्रगतिशील और सफल किसानों से, लेकिन अभी आपके जाने का समय नहीं हुआ है, क्योंकि कृषि जगत में क्या कुछ हलचल चल रही है इसकी जानकारी ले लेनी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खेती के लिए बीज अहम, बजट में कृषि एवं ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान, किसानों को मिलें सभी आवश्यक सुविधाएं, जायद में लगाएं खीरा और मूंगफली की किस्मों का चयन। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गत दिवस राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा लाभांश वितरण के अवसर पर सीड ट्रेसेबिलिटी मोबाइल ऐप का लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से असली बीजों की जानकारी मिलेगी और किसान धोखाधड़ी से बच सकेंगे। कार्यक्रम में श्री तोमर ने गुण नियंत्रण एवं डीएनए प्रयोगशाला का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेती के क्षेत्र में बीज की बड़ी महत्ता है, ऐसे में बीज के क्षेत्र में काम करने वालों की बहुत अहम जवाबदारी होती है। पूसा स्थित राष्ट्रीय बीज निगम के मुख्यालय में आयोजित समारोह में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री विनोद कुमार गौड़ ने भारत सरकार के लिए लगभग 9 करोड़ रुपए के लाभांश का चेक कृषि मंत्री को सौंपा। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने गत दिनों केंद्रीय आम बजट 2021-2022 संसद में पेश किया। इसमें उन्होंने कृषि, गांव एवं ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष में अब मंडियों को भी शामिल किया गया है। इससे मंडियां सशक्त होंगी और वहां पर बड़ी अधोसंरचनाएं विकसित हो सकेंगी। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि के क्षेत्र में किसानों को जहां पहले 7 लाख करोड़ रुपए तक का सालाना ऋण मिल पाता था, वहीं श्री मोदी के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद इसे 15 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है और अब बजट में इसे 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। देश में एक और 1000 मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा। नाबार्ड के तहत बनाए सूक्ष्म सिंचाई कोष को दोगुना करते हुए 10,000 करोड़ रुपए का किया गया है। कृषि और संबद्ध उत्पादों और उसके निर्यात में मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम का दायरा, जो वर्तमान में टमाटर, प्याज और आलू पर लागू होता है, उसमें 22 शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गेहूं की खरीदी कार्य में किसानों को उपार्जन केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, समय पर उनकी फसल का उपार्जन हो तथा उपार्जन के बाद भुगतान में विलंब ना हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में रबी उपार्जन तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश में इस बार गेहूं का उपार्जन 22 मार्च से इंदौर एवं उज्जैन संभाग में तथा 1 अप्रैल से शेष संभागों में किया जाएगा। उपार्जन के लिए पंजीयन चालू है जो 20 फरवरी तक चलेगा। इस बार भी गत वर्ष की तरह 4,529 उपार्जन केंद्र बनाए जा रहे हैं। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल है। चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 15 मार्च से प्रारंभ होगा जो 15 मई तक चलेगा। इस बार उनका पूरा उपार्जन मार्कफेड द्वारा किया जाएगा। चने का समर्थन मूल्य 5100 रुपये, सरसों का समर्थन मूल्य 4650 रुपये और मसूर का समर्थन मूल्य 5100 रुपये प्रति क्विंटल है। चने का उपार्जन 14.51 लाख टन, मसूर का 1.37 लाख टन तथा सरसों का 3.90 लाख टन अनुमानित है। जायद की फसल के लिए 15 मार्च तक खीरे की बोनी किसान भाई कर सकते हैं। नकदी फसल खीरा छोटी जोत के किसानों के लिए आमदनी का बेहतर जरिया बन रहा है। सभी तरह की मिट्टी में होने वाले खीरे की फसल के लिए किस्मों का चयन जरूरत के मुताबिक किया जा सकता है, जिसमें जापानीज लॉन्ग ग्रीन, स्ट्रेट 8, पूसा संयोग, प्रिया पाइन सेट, शीतल, कल्याणपुर, हरा लंबा, पूसा खीरा, बालम खीरा आदि का चयन किया जा सकता है। किसान भाई खेत की तैयारी कर बोनी के लिए 80 से 85% अंकुरण क्षमता वाला बीज 2.5 से 3.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। ध्यान रहे कि बीज को बोने से पहले 3 ग्राम थायरम दवा से उपचारित जरूर करें। वैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई उर्वरक की मात्रा, पर्याप्त सिंचाई के साथ फसल की वैज्ञानिक तरीके से देखरेख करें। किसान भाइयों को मूंगफली की किस्मों के चयन में कई बार असमंजस की स्थिति बनती है। ऐसे में वैज्ञानिकों से परामर्श और ज़रूरत के मुताबिक किस्मों का चयन किया जाना चाहिए। जूनागढ़ 11 यह किस्म 107 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें फलियों की औसत पैदावार 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तेल की मात्रा 49.9% तक पाई जाती है। यह किस्म विशेषकर ग्रीष्म की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। AK 1224 यह किस्म 105 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें फलियों की पैदावार 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें तेल की मात्रा 48.5% तक पाई जाती है। और किसान भाइयों, अब एक नज़र कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर। सरसों फसल में माहों का नियंत्रण करें। गेहूं और चने की फसल में अनावश्यक रूप से उगे पौधों को उखाड़ फेंकें। गेहूं में फूल एवं बालियां आने की अवस्था में सिंचाई जरूर करें। खड़ी फसल में दीमक एवं चूहा नियंत्रण करें। पशुपालक पशुओं को समय पर टीका लगवाएं। रबी फसल की निंदाई व गुड़ाई और सिंचाई करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हैं अपने पत्रों के माध्यम से। तो चलिए जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए, जो कि है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 18, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।